हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, पढ़ रहे होंगे। मैं जितेंद्र सैनी आपका रेडियोग्राफर क्लासेस में फिर से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या? एमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। एमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, हम फुल फॉर्म की बात करें तो मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। क्या होता है एमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी? एमआर का मतलब होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस, स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब क्या होता है? ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो स्पेक्ट्रम को ना मापे। किसको? स्पेक्ट्रम को। अब आप करोगे किसके स्पेक्ट्रम को? भाई अपने ब्रेन के स्पेक्ट्रम को, अपने बॉडी ऑर्गन टिश्यूज के स्पेक्ट्रम को मापे। तो इसका मतलब क्या है कि अपन मैग्नेटिक फील्ड का यूज करके अपन क्या करते हैं, अपने ब्रेन ऑर्गन टिश्यूज के स्पेक्ट्रम को मापते हैं, ठीक है। क्या होता है एमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी? एक नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर होता है। अब आप पूछोगे नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर क्या होता है? जिसमें किसी तरह की चीरा फाड़ी ना हो, किसी तरह की सर्जरी ऑपरेशन ना हो, ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी तरह की चीरा फाड़ी ना हो, ऐसा प्रोसेस होता है। इसमें क्या किया जाता है? ओल्ड एमआरआई मशीन का यूज में लिया जाता है। किसका? ओल्ड एमआरआई मशीन का यूज में लिया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? डिटेक्ट किया जाता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को, जो ब्रेन या टिश्यूज की जो एक्टिविटी होती है उनको डिटेक्ट किया जाता है, ठीक है। और ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देता है। एमआरआई क्या करता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देता है। किसका? जो मेटाबॉलिक सब्सटेंस चेंजेज होते हैं सब्सटेंस के, उनको क्या करता है? एक ग्राफ में रिप्रेजेंट करता है, जिसको मेजरमेंट किया जाता है पीपीएम में। पीपीएम क्या है? पीपीएम एक यूनिट है मेजरमेंट की, जैसे कि अपनी जो डिस्टेंस की यूनिट होती है सेंटीमीटर मीटर, और इस तरह वेट की यूनिट होती है किलोग्राम ग्राम मिलीग्राम। इस तरह क्या होता है, जो सब्सटेंस को मेजरमेंट की जो यूनिट होती है वो पीपीएम में है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देता है, ठीक है। इतना समझ में आया? ये मेनली पहले के टाइम पे ओनली ब्रेन इश्यूज के लिए किया जाता था। जो ब्रेन में जो मेटाबॉलिक चेंजेस होते थे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ट्यूमर, जो ट्यूमर की प्रेजेंस होती थी, उनके कारण जो ब्रेन में जो सेल्स में मेटाबॉलिक चेंजेस आए, उनको डिटेक्ट करने के लिए एमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का मेनली यूज किया जा सकता है। पर नाउ डेज, आज के दिनों में क्या किया जाता है? जो एमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसे अब अदर बॉडी पार्ट ऑर्गन्स के लिए, टिश्यूज के लिए भी यूज में लेने लगे हैं। अब एक क्वेश्चन बताता हूँ जो मेरे से सेकेंड ईयर के प्री प्रैक्टिकल में पूछा गया था कि एमआरआई और एमआरएस में क्या फर्क होता है। एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, और एक मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, क्या सिमिलरिटी होती है। सबसे पहले बात करते हैं सिमिलरिटी की। सिमिलरिटी क्या होती है? सिमिलरिटी ये होती है, दोनों सॉफ्ट टिश्यू के लिए करते हैं। दोनों ही क्या करते हैं? एनाटोमिकली लोकेशन ट्यूमर की दे सकते हैं, ठीक है। सॉफ्ट टिश्यूज के लिए करते हैं, समझ में है। और जो डिफरेंस की बात करते हैं, तो डिफरेंस की बात करेंगे तो डिफरेंस क्या होता है इनमें? डिफरेंस ये होता है कि जो एमआरआई है ओनली किसके लिए? सॉफ्ट टिश्यू के लिए कर सकते हैं। वो एक किसी ट्यूमर की एनाटॉमिकल लोकेशन को बता सकती है, उसकी साइज को नहीं बता सकती। उसकी जो मतलब कंजप्शन एक्टिविटी है सब्सटेंस की, उसको नहीं बता सकती। उसके जो केमिकल, जो सब्सटेंस की मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, उसको नहीं बता सकती, ठीक है। बल्कि जो एमआरएस है, एमआरएस क्या करेगा? उसकी जो साइज को भी बताएगा, उसकी लोकेशन को भी बताएगा, और जो उसकी केमिकल सब्सटेंस की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसको बताएगा। क्या होता है? जो ट्यूमर सेल्स होती हैं, ट्यूमर सेल्स क्या होती है? ट्यूमर सेल्स एक रैपिडली ग्रोथली सेल होती हैं। जो क्या होते हैं? एक नॉर्मल सेल है और एक ट्यूमर सेल है। नॉर्मल सेल तो अपने नॉर्मल नॉर्मल सब्सटेंस की एक्टिविटी कंज्यूम करेगी, जो सब्सटेंस है उसको कंज्यूम करेगी, जितना काम करना होगा उतनी एनर्जी लेगी। अब जो क्या होता है, रैपिड सेल होती है, वो ग्रोथ हाईली ग्रोथ करती है, मतलब जो तेजी से बढ़ती है। तेजी से बढ़ने के लिए क्या उनमें ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो ज़्यादा सब्सटेंस को कंज्यूम करेगी। ज़्यादा सब्सटेंस कंज्यूम करेगी तो उसकी जो ज़्यादा सब्सटेंस कंज्यूम करेंगे तो उसको डिटेक्ट कर लेंगे, उसे क्या बोलते हैं? ट्यूमर बोलते हैं। अब कुछ सब्सटेंस होते हैं जैसे लिपिड हो गया, लैक्टेट हो गया, एन एस्पार्टेट एसिड हो गया, एलानिन हो गया, कोलिन हो गया। इन सब कुछ सब्सटेंसों की जो मात्रा है उसको डिटेक्ट करती है एमआरआई मशीन, और एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे देती है कि भाई इस सब्सटेंस की मात्रा इतनी बड़ी हुई है, इसकी कितनी घटी हुई है। इन चीज़ों में क्या कर सकती है? एक मतलब डिफरेंस कर देती है, डिफरेंशिएट कर देती है, एक इसमें नॉर्मल सेल में और एक रैपिडली ग्रोथ सेल में। तो मैं बता रहा था कि एमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है? एक नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर होता है, जिसमें क्या कर सकते हैं? केमिकल केमिकल सब्सटेंस की क्या कर सकते हैं? मेटाबॉलिक एक्टिविटी को डिटेक्ट करते हैं। क्योंकि जो ट्यूमर के कारण जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है जो ट्यूमर सेल में क्या होती है? हाई होती है, इसलिए उनको इजी डिफरेंशिएट करते हैं। इसमें क्या ओल्ड एमआरआई मशीन का यूज करके इसको क्या किया जा सकता है? डिटेक्ट किया जा सकता है। ये क्या करती है एमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देती है, किसमें? पीपीएम में। पार्ट्स, पीपीएम का फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन। जैसे कि सेंटीमीटर वगैरह होती है, इस तरह से की यूनिट पार्ट्स पर मिलियन। एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देती है किसका? सब्सटेंस का, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि जो
एमआरआई है उसमें जैसे कि अभी क्या, जैसे कि कोलिन हो गया, लिपिड हो गया, लेक्टेट हो गया, इनका जो राइज लेवल मतलब बढ़ा हुआ लेवल है, तो क्या मेलिग्नेंसी को शो करता है। ठीक है, क्योंकि जो मेलिग्नेंसी क्या होती है, एक रैपिड ग्रोथ होती है सेल की, क्या ट्यूमर का टाइप है, और रैपिड ग्रोथ होती है किसकी, सेल्स की। ठीक है, समझ में आया? क्योंकि जो ट्यूमर सेल्स होती हैं वो फास्टली ग्रोथ ग्रोथ करके क्या करते हैं, क्या तो किसी ऑर्गन की या किसी टिश्यू की जो फंक्शनिंग है उनको रोक देगी, उनके मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रोक देगी, या फिर काफ़ी ज़्यादा पेन पेन क्रिएट करेगी। इस तरह से क्या हो सकती है, वो मेलिग्नेंसी क्रिएट करती है। ठीक है, अगर एन एस्पार्टेट का लेवल बढ़ा हुआ है और कोलिन का लेवल कम है, तो ये डिक्रीज शो करता है ग्लियोमा को। ग्लियोमा क्या होता है, ग्लियोमा एक मतलब एक ट्यूमर का टाइप होता है जिसमें क्या होती है, जो ट्यूमर ग्रोथ करता है वो स्लोली स्लोली ग्रोथ करता है, और ग्लियल सेल के कारण होता है। जो ग्लियल सेल में क्या हो जा सकती है, एबनॉर्मलिटी क्रिएट हो जाती है, रेपिडली ग्रोथ करने लगती है। क्या, ट्यूमर सेल्स जो ग्लियल सेल होती है वो क्या कर सकती है, क्या करती है कि जो धीरे धीरे इंक्रीज करती रहती है अपनी ग्रोथ को। ठीक है, इसलिए इनको कर, इससे क्या हो सकता है, इससे ये हो सकता है कि जो जिस पर्सन को अगर ये ग्लूमा है तो वो बोलने में हिचकिचाने लगता है, उसकी आई लो मतलब जो विजन लॉस हो सकता है, देखने में कमियां हो सकती हैं, इस तरह की कुछ डिफॉर्मिटीज क्रिएट हो जाती हैं। और अगर क्या बोलते हैं कोलिन का बढ़ा हुआ लेवल है और एलानिन का लेवल कम है, तो शो करता है मेलिग्नियंसी को। ठीक है, मेलिग्नियंसी को नहीं, ये शो करता है मेलिग्लियोमा को शो करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये भी एक मतलब ट्यूमर का टाइप है, इसमें भी धीरे धीरे सेल ग्रोथ करती है, बट ये क्रेनियल नर्व के डेमेज कर देता है, क्रेनियल नर्व्स में होता है, जिसके कारण अपन को क्या है, जो अपनी सेंसिटिविटी है वो अपनी खोने लगती है, किसी भी चीज़ के प्रति सेंसिटिविटी है वो खोने लगती है। इस तरह से इसको क्या करते हैं, अपन डिफ्रेंशिएट करते हैं और अपन इसके अकॉर्डिंग बताते हैं कि ट्यूमर किस टाइप का है। और उसके बाद बात करते हैं कि कुछ डाटा एक्वाटाइजेशन के सिस्टम हैं जिनके कारण अपन और अच्छे से एमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कर सकते हैं। जैसे हो गया रिमूवल हो गया, किसका फैट का रिमूवल हो गया है, सिम मतलब एडजस्टमेंट हो गया, सिम कोइल्स का एडजस्टमेंट हो गया है, इस तरह से कभी शिफ्ट केमिकल शिफ्ट हो गया है, इन सब को रिमूव करके अपन क्या कर सकते हैं, हमारे स्पेक्ट्रोस्कोपी को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन इसकी इंट्रो के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले इंट्रो के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन एमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, इसके बारे में एमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। ठीक है, तो आप नोट्स बनाना चाहो तो नोट्स बना सकते हो। जो एमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है उसके इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है इज ए नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर, एक नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर होता है, जो कि मैंने बताया था कि इसमें किसी तरह की चीराफाड़ी नहीं होती। ठीक है, ये इट इज कॉमनली यूज्ड फॉर द इवेक्युलेटेड द बायोकेमिकल चेंजेस इन द ब्रेन टिश्यू ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ट्यूमर। जो ये एक मोस्ट कॉमनली किसके लिए किया जाता है, ब्रेन टिश्यूज के लिए किया जाता है, क्योंकि उसकी जो ट्यूमर प्रेजेंट होता है उनके कारण जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो चेंज हो जाती है। इसके लिए अपने क्या करते हैं, ये इसमें एमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या होती है, मैग्नेटिक रेजोनेंस रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, ये मेनली किसके लिए यूज किया जाता था, पहले ब्रेन टिश्यू होते हैं, ब्रेन के जो टिश्यू होते हैं उनमें जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी चेंजेस होती है उनके लिए यूज में लिए जाते हैं। इट इज आल्सो यूज्ड फॉर स्टडी ऑफ द अदर बॉडी पार्ट। अब आजकल इसको अदर बॉडी पार्ट ऑर्गन, ह्यूमन बींग्स के अदर पार्ट और ऑर्गन के लिए भी क्या यूज में लिए जा सकते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी कैरिड आउट बाय द ओल्ड कन्वेंशनल एमआरआई मशीन। जो एमआरआई स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है, जैसे मैंने बताया था कि जो पुरानी एमआरआई मशीन है उसके द्वारा ही की जाती है, जो ओनली फॉर जो स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए की जाती है, क्योंकि इसमें क्या किया जाता है, जो ब्रेन के जो स्पेक्ट्रम है उनको मेजरमेंट किया जाता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर इट मेजर द फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटाबोलाइट्स। इसके प्रोसीजर के दौरान क्या होता है कि जो मेटाबोलाइट्स होते हैं, मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो अपने बॉडी में जो सेलर को एनर्जी देने के लिए यूज में लिए जाते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी को मेजरमेंट किया जाता है, क्योंकि जो मेटाबोलाइट होते हैं, डिफरेंट टाइप के मेटाबोलाइट्स अपनी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उनके लिए अपन क्या करते हैं कि उनकी सबकी अलग अलग क्या होती है, अपने अलग अलग स्पेसिफिक पार्ट्स पर मिलियन की क्या होती है, उनके अलग अलग एनर्जी लेवल होते हैं, जिससे अपन को इजी होता है कि डिफ्रेंशिएट करना किसको, टिश्यू को डिफ्रेंशिएट करना है किस टिश्यू में ट्यूमर है। ठीक है, जैसे कि और क्या करते हैं, उनको एक प्लॉट कर देते हैं ग्राफ में। इस तरह का ग्राफ होता है, ये ग्राफ क्या करता है, ये एक ग्राफ प्लॉट कर रहा है कि किसका लेवल इतना बड़ा हुआ है, जैसे एलानिन हो गया, कोलिन हो गया, लेक्टेट हो गया, लिपिड हो गया, ये क्या हो गया, एस्पार्टेट हो गया। इस तरह से क्या डिटेक्ट कर रहा है कि भाई ये बता रहा है कि इनका लेवल बढ़ा हुआ है, घटा हुआ है, इसको एक इस तरह ग्राफ में प्लॉट कर दिया। ठीक है,
उसको किस में मेजर करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन में, ppm में मेजर करते हैं। अब कुछ मेटाबोलाइट्स होते हैं जैसे कोलिन हो गया, लैक्टेट हो गया, लिपिड हो गया एंड एलानिन हो गया और एन एसिटाइल एस्पार्टेट हो गया। इनका जो लेवल है कम ज़्यादा शो करता है कि किस तरह की ट्यूमर किस तरह का है, किस तरह की इनकी प्रेजेंस शो करती है ट्यूमर के टाइप को, ठीक है। इट मेजर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेटाबोलाइट्स, क्या करता है, मेटाबोलाइट की फ्रीक्वेंसी को मेजर करता है किसमें, ये यूनिट पीपीएम में। जैसे मैंने बताया था कि सबके अपने अलग अलग यूनिट होती है, तो इस तरह से क्या होते हैं, इसकी पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन में इसको मेजरमेंट किया जाता है। इस मेटाबोलाइट हैव स्पेसिफिक पीपीएम, जो प्रत्येक क्या होते हैं ऑर्गन होते हैं या फिर मेटाबोलाइट्स होते हैं, उनकी सबकी अलग अलग क्या होती है, पीपीएम्स होते हैं, मतलब उनकी अलग अलग एनर्जी लेवल होते हैं, ठीक है। सब सीधी सीधी बातें में अलग अलग एनर्जी लेवल होते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि जैसे अगर किसका इंक्रीज का सिंबल इंक्रीज लेवल ऑफ कोलिन, अगर कोलिन का इंक्रीज लेवल है, लिपिड का इंक्रीज लेवल और लैक्टेट का इंक्रीज लेवल है, तो किसको शो करेंगे, मेलिग्नेंसी को शो करेंगे। मेलिग्नेंसी क्या होती है, एक टाइप ऑफ ट्यूमर का टाइप होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि जल्दी से मतलब जो सेल है जल्दी जल्दी ग्रोथ करने लगती है, रेपिडली ग्रोथ करने लगती है, क्योंकि जो कोलिन है जो रेपिडली ग्रोथ सेल्स में पाया जाता है, इसलिए क्या एक टाइप है मेलिग्नेंसी का, ठीक है। अगर इंक्रीज लेवल ऑफ द एलेनिन का पाया जाता है तो मेनिंजियोमस हो सकता है, मेनिंजियोमस हो सकता है। मेनिंजियोमस में क्या होता है, स्पाइनल कोड और ब्रेन में, स्पेशली स्पाइनल कोड एंड ब्रेन में पाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो अपनी क्रेनियल नर्व्स होती है, क्रेनियल नर्व्स का क्या होता है कि ये क्रेनियल नर्व्स एक्स्ट्रा ग्रोथ करने लगती है सेल्स की, इसके कारण क्या होता है जो अपनी सेंसिटिविटी है वो लॉस होने लगती है, ठीक है। इस तरह से मेनिंजियोमस होता है। अगर इंक्रीज लेवल है किसका, कोलिन का और लिपिड का, और डिक्रीज लेवल है किसका, एन एसिटाइल एस्पार्टेट का, तो वो शो करेगा ग्लियोमा। ग्लियोमा भी स्पेशली ब्रेन में पाया जाता है, ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में ही पाया जाता है। ये क्या होता है, जो इनकी ग्लियल सेल होती हैं, स्पाइनल कॉर्ड की ग्लियल सेल में क्या होता है, इनका रैपिड ग्रोथ होती है। ये क्या होता है, धीरे धीरे ग्रोथ करते हैं। इसके कारण क्या हो सकता है, इसके कारण ये हो सकता है कि मतलब एक साइड से पैरालिसिस हो जाता है किसी पर्सन के, एक साइड से पैरालिसिस हो जाना, ठीक है। उसके बाद में क्या है कि उनको मतलब विजन लॉस हो जाता है, कभी कभी किसी का बोलने में हिचकिचाहट होने लगती है। इस तरह से इसमें कुछ डिफॉर्मिटी आ जाती है, जो किसके कारण, इसके कारण अपन डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इन जो मेटाबोलाइट्स होते हैं इनके कारण अपन डिफ्रेंशिएट करते हैं किस तरह का ट्यूमर है। इसलिए ईजी हो जाता है डिफ्रेंशिएट करना ट्यूमर के टाइप को और उनके जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी उनको, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में अपन इनके कुछ कंपोनेंट हैं और किस तरह से अपन इम्प्रूव कर सकते हैं हमारे स्पेक्ट्रोस्कोपी को, किन किन मतलब कारणों को हटा के इनको किस तरह से इम्प्रूव किया सकता है, क्या क्या अपन किस तरह से हमारे स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो अपन नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।